एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले PS1 का एक रिकैप दे रहा हूँ। यह कहानी चोल वंश के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इस राजगद्दी को पाने के लिए कई सारे षड्यंत्र हो रहे होते हैं। चोल वंश का राजा सुंदर चोल का बड़ा बेटा आदित्य करिकाल है, लेकिन कायदे के हिसाब से यह राजगद्दी मृदुकांतकन देव की होनी चाहिए, इसीलिए राज्य के सभी लोग उसका साथ दे रहे होते हैं। इधर प्रभुतेश्वर की पत्नी नंदिनी, जो कि कभी प्यार किया करती थी आदित्य करिकाल से, लेकिन आदित्य करिकाल ने कभी मारा था उसको, जिसने पनाह दी थी अनंदिनी, इसलिए अपने वचन के कारण नंदिनी षड्यंत्र करती है आदित्य करिकाल को मारने के लिए। यही हम देखते हैं कि PS1 के आखिरी में अरुण मोड़ी, जो कि अपने भाई से मिलने के लिए वापस आ रहा होता है नंदिनी की वजह से, वह समुद्र में कहीं खो जाता है। तभी उसे नंदिनी की जैसे दिखने वाली कोई ओल्ड वुमेन उसे बचा लेती है। इसके आगे कहानी स्टार्ट होती है पोन्नियिन सेल्वन 2 की। कहानी की शुरुआत होती है नंदिनी और आदित्य करिकाल के उस समय से, जब वह एक दूसरे से प्यार किया करते थे, लेकिन किसी कारणवश नंदिनी को यहाँ से छोड़कर जाना पड़ता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि पोन्नियिन सेल्वन यानी कि अरुण मोड़ी की मौत की खबर हर जगह फैल जाती है। इधर नंदिनी के भेजे हुए पांड्य हत्यारे भी उनकी बॉडी ढूंढ रहे होते हैं। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पल्लव का राजा पाल्यवन तंजौर पहुंचता है, क्योंकि वहाँ पर उसे प्रभुतेश्वर से मिलना था, क्योंकि प्रभुतेश्वर ने ही उसे अरुणमोली को बंदी बनाने के लिए भेजा था। यह आदेश प्रभुतेश्वर से नंदिनी ने ही दिलवाया होता है। पाल्यवन प्रभुतेश्वर के ऊपर गुस्सा होता है और वो उससे कहता है ये तुमने जानबूझकर किया, क्योंकि तुम अरुणमोली को मारना चाहते थे। इधर प्रभुतेश्वर भी परेशान हो जाता है, क्योंकि वह ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था। इधर नंदिनी को भी शक होता है, क्योंकि अभी तक अरुणमोली की लाश नहीं मिली होती है। पार्थिवन को वापस जाना होता है आदित्य करिकाल के पास, क्योंकि वह उसका दोस्त होता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि नंदिनी पाल्यवन के कान भर देती है। वह उससे कहती है कि चोल वंश को खत्म करने के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। वह नंदिनी का भोला वाला चेहरा देखकर उसकी बातों में आ जाता है। इधर हम देखते हैं कि मृदुकांतकन भी, जो कि अरुणमोड़ी की मौत से खुश होता है, वह अपने ही लोगों के बीच में रहकर अपना राज्य अभिषेक करवाता है। यहाँ हम अगले सीन में देखते हैं एक आदमी को, जिसके पास प्रस्ताव होता है राष्ट्रकूट के राजा आमूर्ति आवर्तवर्त का। प्रस्ताव के तौर पर वह अपनी पुत्री को भेजता है, विवाह करके इस संबंध को आगे बढ़ाए और चोल वंश का विनाश कर दे। इधर सीन शिफ्ट होता है अरुण मोड़ी की तरफ, जो कि अभी जिंदा होता है। उसे बार बार वही रात याद आ रही होती है जिसमें उसे उस ओल्ड वुमेन ने बचाया होता है, और वह नंदिनी की हमशक्ल थी। यह इन दोनों को देखकर पंडित तिरुवल्ली भी आ जाता है। वह पोन्नियिन सेल्वन को जीवित देखकर वहाँ पर शोर मचाने लग जाता है। तभी वहाँ पर नंदिनी के भेजे हुए पांडे इनकी आवाज़ सुनकर वहाँ पर आ जाते हैं और इन सभी को मारने के लिए इनके पीछे लग जाते हैं। तभी बंत्यादेवन उनको भटकाकर अपने पीछे लगवा लेता है, और तभी वहाँ पर अरुणमोली को बचाने के लिए एक बौद्ध आ जाते हैं। वो उनको चूड़ीमणि नाम के बौद्ध विहार पर लेके जाते हैं। तभी यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है दूसरे प्लेस पर, जिसका नाम होता है कुरकुरुथई, जहाँ पर आदित्य करिकाल युद्ध के लिए बैठा होता है। वह अपने भाई का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ पर इसके बाद यहाँ पर पाल्यवन भी पहुँच जाता है। वह आदित्य से मिलता है और उसे अरुणमोली की मृत्यु का समाचार देता है। यह सुनकर आदित्य बिल्कुल टूट जाता है। वह अपनी और नंदिनी के बीच में हुई बातें को भी बताता है। वह बताता है कि अरुणमोली को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि पांडे हत्यारे हैं। यह सुनकर आदित्य उससे बोलता है कि पांडे हत्यारे नंदिनी के साथ मिले हुए हैं। यह सुनकर पाल्यवन उस पर विश्वास नहीं करता है। वह उससे यह भी बताता है कि नंदिनी उससे कडम्बुर में मिलना चाहती है। तभी आदित्य करिकाल यहाँ पर राजी हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है नंदिनी की तरफ। नंदिनी के हाथों में एक रिंग होती है, जो कि उसे याद दिलाती रहती है कि उसे आदित्य करिकाल से बदला लेना है। इधर नंदिनी पहुंच जाती है सीधे पांडे के हथियारों से मिलने के लिए, क्योंकि उन्होंने बंत्यादेवन को बंदी बनाकर रखा था। इधर नंदिनी और पांड्य हत्यारों का मेन लीडर पूर्णिमा के दिन चोल साम्राज्य के तीनों राजाओं को खत्म करके चोल साम्राज्य को हमेशा के लिए मिटा देंगे, क्योंकि नंदिनी ने अपने रक्षक यानी कि महावीर पांड्या को यह वादा किया था कि वह उसके बेटे का ध्यान रखेगी, लेकिन आदित्य करिकाल ने उसने मार दिया, इसलिए वो उससे खफा है। इधर ये लोग बंत्यादेवन को जगाते हैं और उससे अरुणमोली के बारे में पूछते हैं, लेकिन बंत्यादेवन उन्हें कुछ नहीं बताता। बंत्यादेवन की बात से नंदिनी और पांडे हत्यारों को यह पता चल जाता है कि अरुणमोली अभी भी जिंदा है। यहाँ बंत्यादेवन अब नंदिनी को बताता है कि मैं तुम्हारे बारे में एक राज जानता हूँ। तभी नंदिनी उन सभी को वहाँ से जाने को बोलती है और बंत्यादेवन उसे बताता है कि उन्होंने सिंगलों के बनों में बनों की रानी को देखा
उनके सफ़ेद बाल हैं और वह बोल नहीं सकती। यह सुनकर नंदिनी तुरंत समझ जाती है, इसलिए नंदिनी उससे कहती है अगर वह तुम्हें दोबारा दिखे तो वह उन्हें उनके पास ले आए। अब नंदिनी और पांडे हत्यारे के यहाँ जाने के बाद यहाँ पर पंडित तिरुवल्ली भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि यहाँ पर बंते तेवन की जान बचाता है। तभी बंते तेवन उससे कहता है कि वो यहाँ से सीधे कुंतबई से मिलने के लिए जाएगा और पंडित सीधे आदित्य करिकाल के पास जाएगा और अरुण मौली के जीवित होने का समाचार उन्हें देगा। बंतिया तेवन एक सेना के अंदर घुस जाता है जो कि मृदुकांतकन की होती है। वह अपने माँ से मिलने के लिए जा रहा होता है जहाँ पर कुंदबई रहते हैं और उसके पिता सुंदरवन रहते हैं। तभी बंतिया तेवन यहाँ पर कुंदबई को इशारा करता है तो कुंदबई उसे सेना के बीच में से उड़वा लेती है। इसके बाद बंतिया तेवन कुंदबई को उसके भाई के जीवित होने की खबर देता है और अपने प्यार का इजहार करते हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए एक्सेप्ट कर लेते हैं। उधर पंडित तिरुवल्ली भी आदित्य करिकाल के पास पहुंचता है और अरुणमौली के जीवित होने का समाचार उन्हें देता है। आदित्य करिकाल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी यहाँ पर कुंदबई पहुंचती है अरुणमौली यानी कि पुन्नियन सेल्वर से मिलने के लिए, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से उसी औरत के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि हूबहू नंदिनी की तरह दिखती है। तभी यहाँ पर आदित्य करिकाल भी आता है और वह उससे कहता है कि वह नंदिनी से मिलने के लिए काडम्बर जा रहा है। तभी वहाँ पर वो सभी लोग उसे रोकने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे बोलता है कि ये सब मैंने ही शुरू किया है और मैं ही ख़त्म करूँगा। आदित्य करिकाल पहुंच जाता है तंजौर नंदिनी से और बाकी लोगों से मिलने के लिए। वह उनसे पूछता है कि ये सब षड्यंत्र क्यों रचा जा रहा है। इधर हम देखते हैं कि किसी तरीके से खबर उड़ जाती है कि अरुणमौली बौद्ध विहार में है। तभी अरुणमौली के चाहने वाले वहां पर भीड़ लगा लेते हैं और उन्हें लगता है कि बौद्ध ने उन्हें बंदी बना कर रखा है। ये बात जानकर अरुणमौली उन्हें समझाने के लिए बाहर जाता है। तभी यहाँ पर पांडे हत्यारे बौद्ध का भेष बनाकर आ जाते हैं और अरुणमौली पर हमला कर देते हैं, लेकिन बंतिया तेवन यहाँ पर बहुत तेज होता है और वह अरुणमौली को उनके हमलों से बचा लेता है। यहाँ पर कुंदबई भी अपने महल पहुँच जाती है। वह अपने पिता सुंदर चोल से नंदिनी के बारे में पूछती है। वह उसे बताती है कि अरुणमौली को बचाने वाली औरत हूबहू नंदिनी जैसी दिखती है। यह सब सुनकर सुंदर चोल की जुबान पर एक नाम आता है, मंदाकिनी का। वह उसे बताता है कि वह एक बार जब सिंघल की तरफ युद्ध कर रहा था तभी वहाँ पर पांडे हत्यारों ने उस पर हमला कर दिया था और तभी उसकी जान मंदाकिनी ने बचा ली थी। जब चोल वंश के लोग उसे ढूंढने के लिए आए थे तो वह मंदाकिनी को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन वह समुद्र में डूबकर कहीं खो गई थी, इसलिए वो उसे साथ नहीं ले जा पाया। अगर वह समुद्र में नहीं खोती तो आज वह उसकी रानी होती। यह बात सुनकर कुंदबई को लगता है कि उसके पिता ने उसे झूठ बोला है। नंदिनी उनकी बेटी है, इसलिए आदित्य करिकाल और नंदिनी की उन्होंने शादी नहीं होने दी क्योंकि वह रिश्ते में उनकी बहन लगती है। यह सुनकर उसके पिता उससे बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कुंदबई को अपने पिता पर विश्वास नहीं होता है। वह सीधा मृदुकांतकन की माँ के पास पूछती है क्योंकि वह कभी झूठ नहीं बोलती है। वह उसे बताते हैं कि तुम्हारे पिता सच बोल रहे हैं, क्योंकि जब तुम्हारे पिता और तुम्हारी माँ की शादी हुई होती है तब उसके 2 साल बाद उन्होंने मंदाकिनी को देखा था जो कि गर्भवती अवस्था में थी। इस हिसाब से वह तुम्हारी पिता की पुत्री नहीं हो सकती है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है आदित्य करिकाल की तरफ, जो कि कांडम्बर गया था बाकी के मंत्रियों से मिलने के लिए। वहाँ पर वो देखता है कि सभी मंत्री मृदुकांतकन की बड़ाई कर रहे होते हैं। आदित्य यहाँ पर समझ जाता है कि ये सभी लोग मृदुकांतकन को गद्दी देना चाहते हैं। तभी आदित्य करिकाल मृदुकांतकन को राजगद्दी देने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन वह उससे कहता है कि वह अपनी आर्मी लेगा और कृष्णा नदी के बाद जितनी भी ज़मीन होगा वह उसकी होगी या तो फिर उसके भाई की होगी। तभी वह सारे लोग मान जाते हैं और वह उससे कहते हैं कि इस बारे में उन्हें सुंदर चोल से बात करनी चाहिए, लेकिन आदित्य उनसे कहता है कि महाराज नहीं मानेंगे और उन्हें इनका कहना मानना पड़ेगा। यहाँ सीन शिफ्ट होता है तंजौर की तरफ, जहाँ पर प्रभुदेश्वर उस महल की रेख देख कर रहा होता है। जहाँ पर सुंदर चोल का एक सैनिक आता है और वह महल को चारों ओर से घेर लेता है क्योंकि उसे लगता है कि प्रभुदेश्वर ने सुंदर चोल को बंदी बना कर रखा है। यहाँ उन सैनिकों के बीच में पांडे हत्यारे भी महल में घुस जाते हैं सुंदर चोल को खत्म करने के लिए। इस षड्यंत्र को दूर खड़ी मंदाकिनी पहचान लेती है और सुंदर चोल को बचाने के लिए महल में प्रवेश कर जाती है। तभी वहाँ पर एक हाथी आता है जिसपे की बानथी बैठी हुई होती है। बानथी उसी की एक सैनिक की एक बेटी होती है जो कि अरुणमौली से प्यार करती है। अरुणमौली को देखकर यहाँ पर प्रभुदेश्वर भी
महल का गेट खोल देता है और उसे अंदर आने देता है। यहाँ पर प्रभुतेश्वर को किसी तरीके से पता चलता है कि पांड्य हत्यारे महल में घुस चुके हैं महाराज को मारने के लिए। वह महल की सुरक्षा को दोगुना बढ़ा देता है। उधर हम देखते हैं कि मृदुकांतकन भी बहुत ज़्यादा उतावला होता है चोल वंश को हासिल करने के लिए। उसके सैनिक तहखाने से महल के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं और उन्हीं के पीछे होती है मंदाकिनी। तभी हम देखते हैं कि अरुणमोली और महाराज को अकेला पाकर वे लोग उस पर तीर से हमला कर देते हैं। तभी वहाँ पर मंदाकिनी आ जाती है और वह महाराज को बचा लेती है। मंदाकिनी को देखकर वह खुश होते हैं, लेकिन साथ ही उसे खो भी देते हैं। यहाँ पर राष्ट्रकूट के राजा यह सोच रहे होते हैं कि अब चोल वंश खत्म हो जाएगा और काफ़ी दिनों तक नहीं उठेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभुतेश्वर को एक आदमी सारी सच्चाई बता देता है कि पांड्य हत्यारे तुम्हारी पत्नी नंदिनी से मिले होते हैं। इधर हम अगले सीन में रविदास और नंदिनी को देखते हैं, जो कि काफ़ी लोगों को अपना आखिरी प्लान समझा रहे होते हैं। इधर बंतिया देवन भागकर कडम्बुर पहुंचता है, क्योंकि उसे आदित्य करिकाल ने अपने साथ आने से मना किया था। लेकिन उसे पता है कि नंदिनी उससे जान से मारना चाहती है और वह उसे क्षमा नहीं करेगी, इसलिए वह छुपकर उसके पीछे पीछे आया है। वह नंदिनी और रविदास की सारी बातें सुन रहा होता है। यहाँ पर रविदास को लगता है कि नंदिनी उसे नहीं मार पाएगी और उसके सामने कमज़ोर हो जाएगी। तभी नंदिनी उसे बताती है कि तुमसे ज़्यादा ताकत मुझ में है और मैं ही आदित्य को मारूंगी। यहाँ पर रैदास और बाकी लोग छुप जाते हैं और नंदिनी अपनी तलवार लेकर तैयार हो जाती है। तभी वहाँ पर बंदिया देवन आ जाता है और वह उसे समझाने की कोशिश करता है कि नंदिनी ऐसा ना करे, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानती। यहाँ पर बंदिया देवन छुपकर सब देख रहा होता है। यहाँ पर आदित्य करिकाल आता है और नंदिनी से बात करता है। यहाँ पर इन दोनों की बातों से लगता है कि आज भी एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं। आदित्य करिकाल नंदिनी से कहता है कि अगर नंदिनी चाहे तो वह अपना सारा साम्राज्य छोड़ देगा और कहीं दूर जाकर नंदिनी के साथ रहने लगेगा। लेकिन नंदिनी अपने बदले की आग में जल रही होती है और वह आदित्य करिकाल से मना कर देती है। तभी नंदिनी आदित्य से कहती है कि उसे राजसी जीवन अच्छा लगता है, इसलिए उसने प्रभुतेश्वर से शादी की है। यह सुनकर आदित्य का दिल टूट जाता है और वह नंदिनी से अपने आप को मारने के लिए कहता है, लेकिन नंदिनी फिर भी तलवार नहीं उठाती है। आदित्य उससे कहता है कि मेरा चेहरा तुम्हारे सामने, इसलिए तुम मुझे नहीं मार पा रही हो। इसलिए आदित्य वहाँ की सारी बत्तियों को बंद कर देता है और तभी वह अपना खंजर निकालकर नंदिनी को देता है और तभी उसके गले लग जाता है। गले लगने की वजह से वह खंजर आदित्य को लग जाता है और वह वहीं पर गिर जाता है। यह देखकर नंदिनी वहाँ पर जोर जोर से रोने लग जाती है और रविदास उसे आकर ले जाता है। इधर आदित्य करिकाल की जान बचाने के लिए वहाँ पर बंतिया देवन आता है। वह उसकी डेड बॉडी को बाहर ले जाने लग जाता है। तभी वहाँ पर चोल वंश के सैनिक आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि बंतिया देवन ने ही आदित्य करिकाल को मारा है। इधर आदित्य करिकाल की लाश देखते से उसके पिता सुंदर चोल और उसका भाई देखकर टूट जाते हैं और वो उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। तभी दूसरे सीन में हम देखते हैं कि नंदिनी यहाँ पर रैदास के साथ जा रही होती है। तभी उसके साथ वहाँ पर मौजूद एक व्यक्ति उसे बताता है कि तुम और किसी की नहीं बल्कि वीर पांड्या की पुत्री हो। जब वह रविदास से इस बारे में पूछती है तो रविदास उससे बताता है कि मरते वक्त उसने क्यों तुम्हें क्षमा मांगने के लिए कहा था। यह बात जानकर नंदिनी को लगता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि उसने उसी व्यक्ति को मार दिया जो व्यक्ति उससे जीवन भर प्यार करता था। इधर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि आदित्य करिकाल की मृत्यु के पश्चात उसका मित्र पाल्यवन चित्रकूट के साथ हाथ मिला रहा है ताकि वह बदला ले सके उसी के पिता सुंदरचोल और उसके भाई अरुणमोली से। इधर युद्ध की बात पता चलती है मृदुकांतकन देव को, तो वह अरुणमोली का साथ देने के लिए आ जाता है। युद्ध जीतने के पश्चात यह मृदुकांतकन देव को राजा बना देता है, जो कि उस सिंहासन का असली वारिस था। उधर दूसरी तरफ देखते हैं हम नंदिनी को, जिसने की अपने ही प्रेमी आदित्य करिकाल की हत्या की थी। इसी कारण वह जल समाधि ले लेती है। इधर हम देखते हैं कि बंतिया देवन को इन लोगों ने बंदी बनाकर रखा था, लेकिन उसकी सच्चाई सभी जानते हैं कि वह आदित्य करिकाल के लिए काम किया करता था और वह उसको नहीं मार सकता था। लेकिन उसकी गलती यह थी कि आदित्य करिकाल के मना करने के बाद भी वो वहाँ मौजूद था जहाँ कि उसे नहीं होना चाहिए था। इसलिए युद्ध में शामिल होने के कारण उसे क्षमा कर दिया जाता है। तभी 14 वर्ष बीतने के बाद हम देखते हैं कि मृदुकांतकन देव की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद पुनियन सेल्वर यानी कि अरुणमोली को तंजौर का राजा घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद वह रविदास और पांडे के हथियारों को पकड़कर उन्हें दंडित करते हैं और इसके बाद यह मूवी ख़त्म हो जाती है। तो आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।